I am Rukmani Sharma. You are most welcome to NM Minds Arena. इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं, तो आपके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि पार्लियामेंट क्या होती है और मेकिंग ऑफ लॉज, वो लॉ बनाते कैसे हैं और पार्लियामेंट बनती क्या है, उसका रोल क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। इन सारी क्वेरीज के जवाब आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए, ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट। पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। पार्लियामेंट और कानून का बनाए जाना। वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्स ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हम इंडियंस को इस बात पे बड़ा गर्व है, प्राइड है। हियर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि डिसीजन मेकिंग में जब कोई हम फैसला लेते हैं अपने कंट्री के लिए, तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो और जो उस देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी सहमति हो उसमें। इट इज़ दीज एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन और सिटीजन्स की कंसेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे कोई डेमोक्रेसी बनती है। एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन और नागरिकों की सहमति, ये दोनों चीज़ें आती हैं। पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट। पार्लियामेंट लोगों को मौका देती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें किस चीज़ में, डिसीजन लेने में, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में भी, ताकि वो ठीक से काम कर सके। ये पार्लियामेंट का सीन दिखाया है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट ही क्यों करना चाहिए। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, आज़ाद हुआ। प्रीसीडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग डिफिकल्ट स्ट्रगल। और इससे पहले बहुत लंबा स्ट्रगल लोगों को करना पड़ा। जो बहुत सारी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे वो इस स्ट्रगल में शामिल हुए। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम। और वो किस चीज़ से प्रेरित हुए थे? वो था फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, और डिसीजन मेकिंग में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें थी जिसके लिए लोगों ने स्ट्रगल को ज्वाइन किया था। पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो लोग डर में रहते थे। क्यों? डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन। वो बहुत सारी उनकी जो वो डिसीजन लेते थे उनसे, उसमें उनकी कोई सहमति नहीं होती थी और डर लगा रहता था कि अगर उन्होंने जरा सी भी विरोध दिखाया तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ, इससे सारी सिचुएशन बदल गई। द नेशनलिस्ट्स बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुले तौर से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया एंड मेक डिमांड। और हमने क्या चाहिए हमें अपने देश के लिए, इसकी डिमांड करना शुरू कर दिया। एज फार बैक एज 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए विद ए राइट टू डिस्कस द बजट, ताकि वो बजट को डिस्कस कर सकें और सवाल भी पूछ सकें। अब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इससे ये अलाउ किया गया कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का, यानी कि उनके चुने हुए नेता होंगे।
while these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalist. और ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि नेशनलिस्ट इसकी डिमांड कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या कमी थी? कमी ये थी कि जो जैसे अब हमारे सभी एडल्ट्स को जो भी 18+ हैं उन सबको वोट डालने का अधिकार है, उसमें सभी एडल्ट्स को वोट का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जो कॉलोनियल रूल था और उसमें जो डिफरेंट लोगों का पार्टिसिपेशन का अनुभव था स्ट्रगल में, उससे कोई अब शक बाकी बचा ही नहीं था कि ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट होगा तो सभी लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी लेंगे। विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के आते ही, वी वर गोइंग टू बी द सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री, हम एक आज़ाद देश के नागरिक होंगे। इसका मतलब ये नहीं था द गवर्नमेंट कुड डू वॉट इट फेल्ट लाइक, कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करती रहेगी। द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड, लोगों की जरूरत क्या है, उनकी डिमांड क्या है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा। Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, ये आपने पहले भी पढ़ा है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक सिद्धांत लाया गया, वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। अब ये क्या होता है? दैट इज दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि जो भी 18+ यानी कि एडल्ट हैं जो भी, वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। यहाँ ये फोटो दिखाई है एक, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्या दिखाया है? शोज ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे EVM कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इलेक्शन होता है, वहाँ पे आपको एक बटन दबाना होता है और आपका वोट डल जाता है। तो ये व्यक्ति रूल्स पढ़ रहा है कि कैसे उसे अपना वोट डालना होगा। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग उनके प्रतिनिधि। अब डेमोक्रेसी में जो सबसे टेक ऑफ पॉइंट था वो था लोगों की सहमति, उनकी इच्छा, उनकी स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों का डिसीजन होता है तो उससे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और उसका फंक्शन का मतलब होता है काम करना, और वो कैसे वर्क करेगी इसका भी डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या होता है? द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कि जो व्यक्ति होता है, जो नागरिक होते हैं उस देश, किसी भी देश के, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं, पर्सन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन, और कोई भी संस्था है, सरकार है, उनका इन लोगों में विश्वास होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट में लोगों का विश्वास होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अब लोग, इंडिविजुअल का मतलब तो लोग, गवर्नमेंट को स्वीकृति कैसे देते हैं? इसका एक तरीका तो ये होता है, नंबर 1 तरीका क्या है कि इलेक्शन होते हैं, तो जो जिसे सबसे ज़्यादा वोट लोग चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट में वो अपने नेता चुन के भेजते हैं। दैट देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर एक ग्रुप इनमें से, जिस वो ये पार्टी के हिसाब से होता है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेता चुने जाते हैं, जो जीत जाते हैं, उस ग्रुप को सरकार बनानी होती है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, सरकार बनती है सारे प्रतिनिधियों से, वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, गाइड करते हैं। इस प्रकार से जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार बनाते हैं और उसे वो कंट्रोल भी करते हैं।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और ये इनके पास है ईवीएम। कोई भी आप वोट डालने जाते हैं तो कुछ लोग ही होते हैं ना जिनकी ड्यूटी लगती है वोट डलवाने के लिए, तो ये इस प्रकार से बैठ के जा रहे हैं। The above idea of representation has been an important theme. ये आपने क्लास 6 में 7th में सिविक्स में पढ़ा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि चुने हुए नेता, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन, कि अलग अलग लेवल पर पंचायत में, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। लोकल लेवल होते हैं, स्टेट लेवल होता है और सेंट्रल लेवल होता है। लेट अस रिकॉल दीज। अब इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये पार्लियामेंट का सीन यहाँ पर दिखाया है और ये राज्यसभा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर है लोकसभा। अब है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। 1947 में रचना हुई थी पार्लियामेंट की। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो भारत के लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं उसकी एक प्रकार से ये अभिव्यक्ति है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन लेने में, फैसला लेने में लोगों का पार्टिसिपेशन है। और गवर्नमेंट है जिसे कहते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि सहमति से सरकार बनना। भाई जिसको नेता लोग वोट दे रहे हैं उसमें सहमति तो दिखा रहे हैं वोट देके। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स। हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है। बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि वो लोगों की प्रतिनिधियों से बनती है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर। और इलेक्शन पार्लियामेंट के भी वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होते हैं। लोकसभा के लिए 2 हाउस होते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। और कंट्री को पूरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आएगा। और पूरी कंट्री को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर एक हिस्से को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी चुना जाता है पार्लियामेंट के लिए। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। अभी आप इसमें पेज 41 पर देखेंगे कि टेबल दी हुई है। यहाँ पर इस टेबल में 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, अब 2024 में भी हो गए हैं, रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले थे इसमें देख रहे हैं आप, 303। ये सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसके कि जो हेड हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है वो हैं श्री मोदी जी। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर ये 2009 के भी इन्होंने ये दिखाए हैं। लोकसभा जो 15 लोकसभा थी उसके इलेक्शंस के जो मेंबर्स हैं वो दिखाए हैं यहाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिली थी वो मिली थी 2006 को, लेकिन सरकार बनाने के लिए 2072 लोग होने चाहिए। तो इसीलिए इसे और दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट किया था इस नंबर को 2072 बनाने के लिए। वो ऐसी सरकार को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ये भी आप पढ़ेंगे इसमें। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो नेता चुने जाते हैं उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, शॉर्ट में कहते हैं एमपी। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। बस ये एमपी के सबके मिलने से ही पार्लियामेंट बनती है। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस। जब एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फिर पार्लियामेंट काम करती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या काम करती है पार्लियामेंट। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहला काम होता है कि गवर्नमेंट चुनना।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिया की पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। लोकसभा इलेक्शन के बाद ए लिस्ट इज प्रिपेयर शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। फिर एक लिस्ट बनती है कि भाई कौन सी पार्टी के कितने लोग जीते हैं, बीजेपी के कितने जीते, कांग्रेस के कितने जीते, और समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी लिस्ट बनती है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी, दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जितने चुने गए हैं उनकी मेजोरिटी उनमें होनी चाहिए। इंडिया की पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स हैं, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, जिसमें 2 को चुना जाता है एंग्लो इंडियन से। टू हैव ए मेजोरिटी, पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, और मेजोरिटी में कौन सी पार्टी कही जाएगी, जिसके कम से कम आधे मेंबर होने चाहिए, और वो कितने, दैट इज 272 मेंबर्स और मोर, ज़्यादा हो और अच्छी बात है, इतने कम से कम होने चाहिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो दूसरी सारी और पार्टी बची हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा, जिसके 272 या इससे ज़्यादा बने, वो तो सरकार बनाएगी, और जो बाकी पार्टी बचेंगी वो अपोजिशन कहलाती हैं। दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, वो मेजोरिटी पार्टी का हिस्सा नहीं होती है। और कोalition का द लार्जेस्ट अमंगस दीज पार्टीज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, और इन पार्टियों में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इस वाले को एक बार देख लीजिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो 206 सबसे ज़्यादा है, 206 से किसी के भी ज़्यादा नहीं है। तो जो 206 हैं ये दूसरी पार्टी की हेल्प से, मतलब 272 इन्हें चाहिए ना, तो ये तो सरकार बनाएंगे। इसके बाद मान लीजिए बीजेपी ने इसमें सब हिस्सेदारी नहीं करी थी, ये इनके साथ शामिल नहीं हुए थे, तो अब इसके बाद सबसे बड़ी पार्टी ये है, तो ये कहलाएगी अपोजिशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। फिर एग्जीक्यूटिव चुनने होते हैं। एग्जीक्यूटिव एज यू रेड इन चैप्टर 1 इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, वो लोगों का ग्रुप होता है, who work together to implement the laws made up by the parliament। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो उसे लागू करते हैं, ये काम होता है उनका बस। The executive is often what we have in mind when we use the term government। अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का, जो सरकार बनाती है, उसका लीडर होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो उसके पार्टी के लोग एमपी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ही केवल एक जिम्मेदारी होती है कि वो किसे अपनी गवर्नमेंट पर रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी से सिलेक्ट होते हैं, जो उनके मनपसंद लोग होते हैं। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज, और फिर वो उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा, इस प्रकार से। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया आपको कि 206 मिले थे कांग्रेस को, तो वो मेजोरिटी में थी ही नहीं, मेजोरिटी के लिए तो 272 मेंबर होने चाहिए थे। दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दे ऑफन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो दूसरी पार्टी उन्हें ज्वाइन करती हैं, जो भी उनके मतलब जो वो काम करेंगे उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। ऐसी सरकार जो अकेले अपने दम पर ना अपने 272 मेंबर रखती है और वो दूसरों की हेल्प से सरकार बनाती है, ये 272 मेंबर चुनती है, वो कहलाती है कोalition गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में 1930 में बनी थी, और जो लेफ्ट साइड में है ये है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, जिसे पीएमओ ऑफिस कहते हैं। इसी में साथ में द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब भी और इम्पोर्टेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब के सब यहाँ पर आसपास ही रहते हैं।
अब आगे देखते हैं। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा होती है पार्लियामेंट में, वो भी इंडिया के स्टेट्स के प्रतिनिधियों से ही बनती है। अब वो कैसे बनती है? द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। राज्यसभा भी कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है। क्या होता है? बिल इज रिक्वायर्ड टू पास हो द राज्यसभा। कोई भी बिल पास होता है, या बिल से मतलब पैसे का लेन देन नहीं है, जो कानून बनाना होता है सबसे पहले जो उसका प्रस्ताव रखता है वो बिल कहलाता है, और उसे लॉ बनाने के लिए उसे राज्यसभा से भी पास किया जाना जरूरी है। जो भी कानून बनाना होता है तो जो उसका एक प्रस्ताव होता है वो बिल कहलाता है, और वो लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, तभी वो लॉ बन पाता है। इट देयरफॉर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग। तो राज्यसभा का मेन काम है कि रिव्यू करना और ऑल्टर करना। अगर ऑल्टर का मतलब तो चेंज, अगर उसमें जो बिल आया है उसमें उन्हें लगता है कि नहीं ये सारी बातें सही नहीं है, इसका ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए या इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, अब ये चुने कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। अब आपने ये पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, वहाँ एमएलए एमएलसी होते हैं, तो उनके द्वारा ये चुने जाती है राज्यसभा के मेंबर। 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें कुल मिला के 233 और साथ में 12 ये, तो 245 मेंबर्स होते हैं। इन्हें तो इंडिया के प्रेसिडेंट जिसे भी समझते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, उसको अपनी मनमर्जी से वो चुन के कहते हैं भाई ये राज्यसभा का मेंबर है। ये प्रेसिडेंट का काम होता है, 12 मेंबर चुनेंगे वो। और जो 233 मेंबर्स होते हैं जो स्टेट में एमएलए और एमएलसी होते हैं वो चुनते हैं 233। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब और क्या काम है पार्लियामेंट का? आगे काम है पार्लियामेंट का टू कंट्रोल एंड गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब आप देखते हो कभी कभी कि पार्लियामेंट का सेशन चलता है, सारे लोग बैठे होते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसे कहते हैं सेशन चलना। बिगिनस विद ए क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर से शुरू होती है। तो क्वेश्चन आवर इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट की जो भी वर्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है कमियाँ, सरकार की जो भी कमियाँ होती हैं उसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि लोग जो नहीं होता उसके बारे में सवाल पूछते हैं ना। एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो भी चुने हुए नेता रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनके माध्यम से लोगों की क्या सोच चल रही है, क्या राय चल रही है, वो भी जानकारी मिलती है। That is the MPs. Asking questions of the government is a crucial task for every MP. ये सवाल पूछना हर MP का काम है। The opposition parties plays a critical role in healthy functioning of a democracy. हमारे हेल्दी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे हाईलाइट, ड्रॉबैक का मतलब भी कमियां होता है, इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रोग्राम में, पॉलिसी में क्या क्या कमियां हैं, ये अपोजिशन इस पे सवाल उठाता है और इसके बारे में पूछता है। कब? क्वेश्चन आवर में। अब नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलना। गवर्नमेंट को ये फीडबैक मिलता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इज केप्ट ऑन इट टोज बाय क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। एमपी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है गवर्नमेंट को कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं किया है जो हमें करना चाहिए था।
तो ये जानकारी मिलती है, फीडबैक मिलता है। इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंसेस, जो भी फाइनेंस यानी कि पैसे से संबंधित मैटर होते हैं, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल होता है स्वीकृति, इज क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। द MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding, informing parliament। जो MP होते हैं वो पार्लियामेंट को सूचित करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं और इस तरीके से कंट्रोल भी करते हैं। दिस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अब नए लॉ कैसे बनते हैं? द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ बनाने में पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। देर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, विच टेक्स प्लेस एंड इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। कोई विशेष नियम बनवाने के लिए सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो डिमांड करते हैं। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by the people। लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, गवर्नमेंट को इसकी जानकारी होना और उसका समाधान करना, ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, चलिए इसको पढ़ते हैं, इससे हमें पता चलेगा। यहाँ ये जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। जेंडर का मतलब है मेल और फीमेल सब बराबर हैं। अब यहाँ पर पहले आप ज़रा इसको देख लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। इसे कहते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा ये नहीं कि मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और चाहे भाई किसी को पीट दे, हस्बैंड वाइफ को पीट दे और मार दे, तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। अब पहले तो आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। रेफर टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कोज बाय एन एडल्ट मेल। जब कोई एडल्ट मेल कोई चोट मारने की कोई धमकी दे, यूजुअली ज़्यादातर ये हस्बैंड होते हैं कि अपनी वाइफ को धमकी देते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस कही जाती है। इंजरी में भी कोज बाय फिजिकल बीटिंग ऑफ द वुमेन, या तो वो वुमेन को पीट सकते हैं, ये भी इसी में आती है, या इमोशनली एब्यूज़, या उस पर उसके दिमाग पे प्रेशर बनाते हैं। एब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़। इसमें मुंह से गालियाँ देना या पैसा ना देना, पैसे के लिए तंग करना, ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आती हैं। अब ये जो कहानी की बात थी यहाँ पर ये पढ़ते हैं। ये बात कर रही है शाजिया, इसका नाम शाजिया। डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन, क्या ये औरतों के लिए मतलब एक बड़ा दिन नहीं है, ग्रेट डे नहीं है? अब इन्होंने क्या पढ़ा? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एक एक्ट बन गया, जब कोई नियम कानून बन जाता है ना तो उसे एक्ट कहते हैं, कि वुमेन को जो घरेलू हिंसा है उससे सुरक्षा मिलेगी। ये बिल पास हो गया है। नॉट जस्ट वुमेन, केवल वुमेन ही नहीं, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। जब घर में हिंसा नहीं होगी तो हर किसी को फ़ायदा होगा। कुसुम, इसका नाम कुसुम है। इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। इस लॉ को पास करवाने में कितना लंबा टाइम लग गया। इनफैक्ट इट बिगैन विद एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। नए लॉ की जरूरत के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संगठन में काम करती हैं जो औरतों के लिए काम करता है। कुसुम भी और शाजिया भी दोनों वहाँ काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गोट पास। उन्हें पता है कितनी लंबी यात्रा रही है कि जब ये बिल पास हुआ जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, एक बार उनके ऑफिस की बात है, एक बड़ा विशेष दिन था। अब ये आई यहाँ पर, ये कह रही है आई नीड एडवाइस, मुझे सलाह चाहिए। माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है। आई हैवंट टोल्ड एनी वन सो फार, अभी तक तो मैंने किसी को नहीं बताया। आई फील सो अशेम्ड, क्योंकि मुझे शर्म आती है बताने में। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकती। बट आई हैव नो वेयर टू गो, लेकिन मेरे पास जाने की जगह ही नहीं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ।
आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। मुझे मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत गलत व्यवहार करते हैं, ये कह रही हैं। दे वर्बली एब्यूज, मुझे गालियाँ देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मैं अपना बैंक अकाउंट भी यूज़ नहीं कर सकती। दे मे इवन थ्रो मी आउट, हो सकता है वो मुझे घर से बाहर निकाल फेंकें। अब ये सुनने के बाद बोलती हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास भी जाना नहीं चाहती, ये कह रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वॉयलेंस, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई हिंसा खत्म हो जाए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मैं नहीं चाहती मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मुझे वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दें। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ ए क्रिमिनल वन, जो ये दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी कानून है वो क्रिमिनल है, यानी कि जब चोट वोट लगी खून बहेगा तभी लागू होगा। एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन, वहाँ पे इस तरह की स्थिति से बचाव का कोई उपाय नहीं है। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर ए न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स, इस तरह के लॉ की जरूरत पर बहस हुई, ये पब्लिक हियरिंग हुई। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन, हमने बहुत सारी औरतों को सुना है। वी हैव सीन दैट वीमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, कि जब वुमेन को पीटा जाता है तो उन्हें उससे सुरक्षा चाहिए। द राइट टू कॉन्टिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, कि वो अपने उस घर में रह सकें, एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ हो, उन्हें टेम्परेरी रिलीफ में मिल जाए। वी नीड ए न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, एड्रेस का मतलब यहाँ पर हल करना। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें एक नया सिविल लॉ चाहिए, यानी कि ये नहीं कि किसी को भी पीटा जाए मार दाड़ा जाए, वो नहीं हम चाहते, बस सहमति से अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा मिल जाए। इन 1999 lawyers collective, a group of lawyers, law students and activists after nationwide consultation took the lead in drafting the domestic violence prevention and protection bill। बहुत सारे वकीलों ने, जो वकालत पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स ने, जो समाज सुधारक होते हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, फिर ये लोगों में बांटा गया। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, कि डोमेस्टिक वायलेंस में शारीरिक, आर्थिक यानी कि पैसे को तरसा देना, गाली गलौज करना और दिमाग पे किसी के प्रेशर लाना, ये शामिल होना चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन ए शेयर डोमेस्टिक स्पेस, जो भी किसी ऐसी जगह पे औरतें रहती हैं जो एक ही जगह शेयर कर रही हैं जगह को, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इविक्टेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। जब बहुत सारे लोग एक ही जगह को शेयर कर रहे हैं, उसे वहाँ से वुमेन को बाहर ना निकाला जाए, इससे सुरक्षा मिलनी चाहिए। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, और आर्थिक मदद के राहत मिलनी चाहिए, इससे ये कैसे होगा। इसके बाद फिर क्या किया गया, मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मीटिंग की गई। द वुमेन्स मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, कि जो वुमेन का आंदोलन है उसे डोमेस्टिक वायलेंस पे एक नया कानून चाहिए। वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट जोन, और गवर्नमेंट को इसे पार्लियामेंट में लागू करना चाहिए, ये इस मीटिंग में तय किया गया। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, 2002 में पार्लियामेंट में इस बिल को रखा गया। दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, इस बिल में उनमें से कुछ भी नहीं है जो हम सोच रहे थे। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जैसी हालत में ये अब है हमें इसे विरोध करना पड़ेगा इसका, मतलब जो वो सोच रहे थे किस प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए वो उस बिल में था ही नहीं। लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि जो न्यूज़ पर्सन्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको अपनी बात कही जाती है, वो फिर उसे प्रिंट करते हैं या टीवी पे दिखाते हैं। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, हम ऑनलाइन भी अपनी अर्जी दे सकते हैं।
इसके बाद क्या हुआ, सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इन सब ने अपनी अपनी राय दी। एस्टीन्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, कि जो वर्तमान बिल है वो चेंज होना चाहिए। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा दी है मुझसे ही सहमत नहीं है। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, और लॉ में ये भी होना चाहिए कि बच्चों को टेम्परेरी कस्टडी दी जाए। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, अब क्या हुआ, ये कह रही हैं व्हाट इज दिस न्यू लॉ, ये नया लॉ क्या है। दिस लॉ इज ए फर्स्ट इन रिकग्नाइजिंग ए वुमेन्स राइट टू ए वायलेंस फ्री होम, कि ये पहली बार हुआ है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसे घर की ज़रूरत को मान रहा है कि हाँ घर ऐसे ही होना चाहिए। एंड प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस की जैसी हम परिभाषा चाहते हैं वैसी परिभाषा भी इन्होंने वही मानी है। दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन, इससे करोड़ों औरतों को मदद मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, जिसमें वाइव्स, पत्नियां हैं, मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिनके ऊपर घरों में वायलेंस की जाती है। दिस लॉ इज ए वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, बिकॉज इट रिकग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। इसमें स्त्रियां घर में मिलके रह सकती हैं। वुमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, आगे वायलेंस उनके साथ ना की जाए, इससे सुरक्षा मिल सकती है। वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, और उन्हें खर्चा चलाने के लिए आर्थिक पैसे की मदद भी दी जाएगी, इलाज के लिए भी। नाउ बिगिन्स अनदर लॉन्ग जर्नी, फिर एक नई यात्रा शुरू होती है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर, अब तो गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स, कि इस लॉ को लागू किया जाए। एज द अबव एग्जाम्पल शोज, the role of citizens is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into law, कि लोग क्या चाहते हैं उसमें लोगों का भागीदारी होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आवाज़ कैसे पहुंचती है गवर्नमेंट के पास? टीवी रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग, ये सब माध्यम हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कभी कभी कोई लॉ वैलिड सही होता है, लीगल भी होता है, लेकिन वो अनपॉपुलर होता है, लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल, कि जो उद्देश्य उस लॉ का वो अच्छा नहीं है। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, उसके बारे में अखबार में लिख सकते हैं, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स, जो टीवी पर न्यूज़ चैनल होते हैं उनको रिपोर्ट दे सकते हैं, और तो इस प्रकार से वो अपनी अनविलिंगनेस बता सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग इस प्रकार से ये फील करने लगते हैं कि ये रॉन्ग लॉ, गलत कानून पास हुआ है, तो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनता है उसे चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉ हैं ऐसे, जैसे कि हॉकिंग, जो मतलब गली में घूम घूम कर रेहड़ी पर सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग बताते कि इलीगल है, लेकिन ये कानून बन गया कि नहीं ऐसा बेचना सही नहीं है, लेकिन कोई इस बात से मना नहीं कर सकता दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज चीपली, कि जो फेरी वाले होते हैं जो गलियों में घूमकर बेचते हैं वो सस्ती चीज़ें देते हैं, और जो एंड एफिशिएंटली टू मिलियंस लिविंग इन ए लार्ज सिटी, दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और ये उनकी रोजी रोटी कमाने का तरीका होता है। अब कानून तो पास कर दिए, अगर मान लीजिए सारे फेरी वालों को बंद कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो इस प्रकार से कुछ लॉ ऐसे भी बन जाते हैं जो कि मतलब पास होने के बावजूद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
तो ऐसों के विरुद्ध फिर प्रोटेस्ट करना होता है, कैंपेन चलाया जाता है, फिर उनको चेंज करना पड़ता है पार्लियामेंट को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से अरेस्ट फॉर गवर्नमेंट, पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं ये भूख मतलब इन्होंने खाना पीना त्याग दिया है और इतनी वीक हो गई कि हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, स्लोगन बोल रहे हैं, ये बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। वी नीड टू रिमेंबर, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा सिटीजन के रूप में जो रोल है वो केवल इतना ही नहीं है कि हम अपने बस वोट डाल के आ जाएं और रिप्रेजेंटेटिव चुन लें। वी शुड बियर इन माइंड, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम पार्लियामेंट किस प्रकार से काम कर रही है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, उत्साह भी दिखाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आपको पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होंगी, कैसे लॉ बनते हैं। इसकी मैं अभी क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। थैंक यू।